नया सवेरा पूरी तरीके से जो है आज के लिए दिन बहुत ही खराब रहा। जिस प्रकार से भूमध्य सागर, लाल सागर और हॉर्मुज में 1 दर्जन से अधिक जो है फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये दबाव दिया है कि हम अपनी तरफ से भी पूरी तरीके से घेराबंदी करेंगे। ईरान पूरी तरीके से दुनिया के सामने जिस प्रकार से गिरा है, अभी तो मुस्तफा खामनेई ईरान के जो नए घोषित लीडर हैं वो जो है पूरी तरीके से दुनिया के सामने और अमेरिका के सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो नाटो रहा हो, नाटो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से पूरी प्रणाली जो है ईरान की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल भी नाटो की जो है पूरी तरीके से मार गिराने की तैयारी में था। लेकिन अभी अमेरिका ने पूरी तरीके से जिस प्रकार से दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है, पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमत के हाहाकार वृद्धि जो पूरी तरीके से मची हुई है, ये संभावनाएं कम दिख रही हैं कि अब ईरान, और जिस तरीके से ईरान पर ब्रिटेन का भी साथ मिला कि पूरी तरीके से ब्रिटेन अब ईरान के पक्ष में खड़ा हुआ मिला, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के प्रधानमंत्री, वहां के ट्रंप जो है स्टारमर जी से किए, स्टारमर से उन्होंने बात की, लेकिन इसका कोई समाधान विशेष रूप से नहीं निकल पाया। अब समस्या इस बात की है कि क्या ये युद्ध का कोई परिणाम निकल पाएगा? क्या अमेरिका इसी तरीके से अपने मिसाइल को काम करते हुए ईरानी, जिस प्रकार से ईरानी छात्राओं की मौत थी, जिस प्रकार से 160 एक विद्यालय में सामान्य लोग जिनका इस युद्ध से, इस दुनिया से, इस अत्याचार भरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, उसमें 160 स्कूली छात्राएं मारी गई, उसका क्या निकल के आया? नए वीडियो और उपग्रह तस्वीरों से जिस प्रकार से ये दृश्य निकल के आ रहे हैं दुनिया के सामने, ये अपने आप में एक भयावह तस्वीर प्रकट हो रही है कि किस तरीके से ईरान के दक्षिणी होमेजॉन शहर से लेकर दुनिया भर के पूरे देश जो अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं, चाहे वो तुर्की रहा हो, चाहे वो मिस्र रहा हो, जिस तरीके से वो ईरान के पक्ष में अपने वाक्य को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को नहीं दे रहे हैं, पूरी तरीके से वो जो है दुनिया के सामने, चाहे मुस्तफा खामनेई वो पूरी तरीके से जो है अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अगर वो अपने पिता के नक्शे कदम पे ही चलते रहेंगे तो आने वाला समय जो है वो दुनिया के सामने भारत के लिए, मध्य एशिया के लिए, पश्चिम एशिया के लिए सही रहेगा। और यह आधार होगा कि देश पूरे तरीके से अपने आप में ईरान वार जो है पूरी तरीके से समय के साथ संतुष्ट रहेगा। अच्छा, आधार ये रहेगा कि क्या तेल दुनिया के सामने नाटो रक्षा प्रणाली अपने आप को संतुष्ट कर पाएगी? क्या मुस्तफा खामनेई ईरान को घोषित नया सुप्रीम लीडर बन पाएंगे? ईरानी सरकार टेलीविजन पर मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने की घोषणा भी हो चुकी है। समस्या इस बात की, क्या रजा पहलवी ने यह कहा था कि हथियार डाल दे ईरानी लोग, जो है वहां की ईरानी सेना ने, रजा पहलवी ने यह बात दोहराई कि क्या ईरानी सेना अब जो है अपने हथियार डाल दे? तो समस्या इसी बात की है कि अगर ईरानी सेना अपने हथियार डाल देगी, जो कि मुस्तफा खामनेई ये नहीं चाहते हैं। मुस्तफा खामनेई की जिस प्रकार से पिता की हत्या की गई, मुस्तफा खामनेई के पिता को जिस प्रकार से मारा गया, वो अपने पिता का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और चाहे ईरान तबाह हो जाए, चाहे दुनिया तबाह हो जाए, चाहे पेट्रोलियम की दिक्कत हो, चाहे कच्चे तेल की दिक्कत हो, चाहे गैस की दिक्कत हो, पूरी तरीके से दुनिया जो है बंदोबस्त में पड़ी हुई है। चीन कूटनीतिक तौर पर अपने विचारों को सक्रिय बातचीत के आधार पर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर चीन दुनिया के सामने अपने आप का प्रस्तुतिकरण दे रहा है, चीन को इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है, उसको अपने रक्षा प्रणाली से मतलब है। दुनिया के सामने मध्य एशिया के पक्ष में वो जंग तेज होने के स्वरूप को वो नहीं देखता है। उसका सिर्फ एक मकसद है कि हम किस तरीके से मध्य एशिया में अपने व्यापार को बढ़ाएं, अरब सागर में अपने व्यापार को बढ़ाएं, हिंद महासागर में अपने व्यापार को बढ़ाएं। सारा खेल यहाँ पे व्यापार और इकोनॉमी का है। लेकिन समस्या उससे ज्यादा इस बात की है कि क्या देश के नागरिकों की रक्षा, क्या ऊर्जा सुरक्षा और सरकार की यही जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में स्थित किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं? क्या ईरानी राष्ट्रपति इस बात की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने देश के नागरिकों को नहीं दे पा रहे हैं कि वहां पे स्थित किसी भी 160 मासूम महिलाओं की जिस प्रकार से मृत्यु हुई, जो मासूम छात्राएं थी उनकी जो मृत्यु, उसकी जिम्मेदारी किसके पक्ष में जाएगी? जिस प्रकार से ईरान के दक्षिणी भाग में हमले हुए, अमेरिका ने पूरे तरीके से उसको नस्तनाबूद किया, यह समय ईरान पर, और ब्रिटेन की जो प्रतिक्रिया आई है वो पूरे तरीके से अमेरिका के पक्ष में भी गई कि जिस प्रकार से अमेरिका अपने आप को दुनिया में साबित करना चाह रहा है, पूरी तरीके से हॉर्मुज जलसंधि हो, चाहे भूमध्य सागर हो, चाहे लाल सागर हो, पूरी तरीके से जिस प्रकार से युद्धपोत तैनात करने की चर्चा चल रही है। समस्या यह बात की नहीं, समस्या इस बात की है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से तेल, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, हताहत होने की दुनिया की प्रमुख संभावनाओं में से एक रहेंगी। यह बात अलग है कि ईरान अपने आप को दुनिया के सामने ना तो झुकाने की कोशिश कर रहा है और ना झुकना चाह रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जिस प्रकार से अपने विचार दिए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यह चाह ही नहीं रहे हैं कि दुनिया पूरी तरीके से उनके साथ चले या उनके पक्ष में रहे। जिस प्रकार से देखिए मुस्तफा खामनेई का जो विचार आया था, मुस्तफा खामनेई से जुड़ी हुई जानकारी, मुस्तफा खामनेई थे कौन और ये क्यों दुनिया के सामने आए, किस तरीके से इनको दुनिया के सामने लाया गया, ईरान में किस तरीके से इन्होंने सत्ता संभाली, आइए हम देखते हैं। मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता, 9 मार्च 2026 को मुस्तफा खामनेई को ईरान का आधिकारिक तौर पर ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया। वे अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई के उत्तराधिकारी बने। पृष्ठभूमि क्या थी? मुस्तफा अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। वर्षों तक उन्होंने बिना किसी आधिकारिक पद के पीछे
रहकर काम किया, जिसके कारण उन्हें अक्सर इनविजिबल ओवरलोड कहा जाता था, क्योंकि इसके पहले वो जो भी काम करते थे वो सामने नहीं रहते थे, अपने पिता के पीछे से सपोर्ट करते थे। लेकिन अब चूंकि पिता की मृत्यु हुई, पिता की हत्या कर दी गई अमेरिका के द्वारा, तो अब वो दुनिया के सामने इस बात के लिए सामने आए हैं। इसलिए सैन्य और राजनीतिक प्रभाव, मुस्तफा का ईरान की शक्तिशाली सेना IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर गहरा प्रभाव माना जाता है। उनके नेतृत्व में आते ही IRGC ने मिसाइलें दागकर अपनी निष्ठा व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा को बधाई दी और पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। अब देखें यहाँ पे खेल क्या हुआ है। जिस प्रकार से रूस क्या चाहता है कि वो ईरान को सपोर्ट करे, अमेरिका उधर से ईरान पे हमला कर रहा है, हॉर्मुज जल संधि का मामला अलग से चल रहा है, तो रूस उधर से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रूस को क्या करना है, रूस को अपना कच्चा तेल बेचना है। वो चाहता है किसी तरीके से युद्ध चलता रहेगा तो भारत हमसे कच्चा तेल खरीदेगा, और अमेरिका इस बात के लिए जवाबदेह हो रहा है कि कच्चा तेल भारत जो है रूस से क्यों खरीद रहा है, ईरान से क्यों नहीं खरीद रहा है। और इस बात को डिसाइड करने कौन जा रहा है दुनिया में, अमेरिका जा रहा है। यहाँ पे देखिए खेल यही है। अमेरिका रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नियुक्ति पर निराशा व्यक्त की और उनके कार्यभार संभालते ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में उनके हवाई हमलों में घायल होने की अपुष्टि भी दावे किए गए हैं। मुस्तफा जो सुप्रीम लीडर बने हैं, पुतिन का उनको खुला समर्थन मिला है। पुतिन क्यों चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने इस बात को प्रस्तुत किया है कि आने वाला समय इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि जिस प्रकार से भारत कच्चा तेल रूस से खरीदेगा तो उसकी इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, और उसकी इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ने के कारण धार्मिक, राजनीतिक और ईरान के सर्वोच्च नेता को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई धार्मिक, राजनीतिक, सैन्य मामलों को ले सकेंगे फैसला। देश में कोई भी सर्वोच्च नेता के फैसले की चुनौती नहीं दे सकता है। यहाँ पे ये नियम है, ईरान का जो सर्वोच्च नेता होगा तो अली खामनेई का बेटा जो है वो जो है मुस्तफा खामनेई, वो उसका जो भी फैसला होगा उसमें देश में किसी व्यक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं सर्वोच्च नेता। वहां पे जो सबसे बड़ा पद होता है वो सर्वोच्च नेता का होता है ईरान में। ईरान का जो सबसे बड़ा नेता होता है, सर्वोच्च नेता होता है, उसके बाद को कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। ईरान में जिस प्रकार से स्कॉलर के बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिस प्रकार से ईरान दुनिया के सामने मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने से दुनिया के सामने एक नई चुनौती आई है, उसके बारे में मुख्य रीजन यह है कि ईरान की सत्ता में नया चेहरा जो अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई किस तरीके से चर्चा में है। ईरान के जो नए सुल्तान बने हैं मुस्तफा खामनेई के बेटे जो है, नया लीडर मिलते ही ईरान का खौफनाक स्वरूप किस तरीके से दुनिया के सामने आया है, किस तरीके से दुनिया इसको अपने चुनौती के रूप में देखी है। आने वाला समय सिर्फ इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि ईरान दुनिया के सामने बहुत दिन तक अब नहीं टिक पाने वाला है, क्योंकि ईरान के पास अब अमेरिका से आप युद्ध करने की क्षमता तो आपके अंदर है भी नहीं, और अमेरिका यही चाहता है कि आप सामने आइए, आपके साथ हम खेलेंगे। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से उस लड़के ने पूरी तरीके से जो है यूएसए को अपने सामने चुनौती पेश की है, जिस प्रकार से उसने यूएसए को अपनी पूरी ताकत के साथ टक्कर दिया है, आने वाला समय मुस्तफा खामनेई के लिए दुनिया के सामने एक विशाल रूप लेगा, क्योंकि एक सुप्रीम लीडर जो ईरान का था, जिसके पिता की मृत्यु कर दी गई अमेरिका और इजराइल के हमलों में, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के जो बेटे थे सम्राट मुस्तफा खामनेई को पुत्र टारगेट बना के उस पूरी तरीके से जिस प्रकार से मारा गया है, वैसे मुस्तफा ने सालों तक खुद को कम प्रोफाइल में ही रखा, लेकिन पिता के सिस्टम में छिपकर महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई थी। अब धार्मिक संस्था ने रविवार को देर शाम मोहर लगाई है कि इस बीच चीन ने मुस्तफा की नियुक्ति पर सदी प्रतिक्रिया देते हुए इसे वहां का सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया है। संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को समाप्त करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी, यहाँ के सुप्रीम लीडर की थी। अब समस्या इस बात की है कि इससे देश में अब नाटो उसमें मुख्य समस्या बन के उभरा। नाटो रक्षा प्रणाली ने ईरान की दूसरी जो बैलिस्टिक मिसाइल थी उसको मार गिराया है। अब समस्या इस बात की कि इसमें नाटो का मुख्य काम क्या है कि तुर्की ने दावा किया, तुर्की ने अभी बीच में तुर्की भी कूद गया, तुर्की ने दावा किया है कि नाटो की हवाई रक्षा प्रणाली ईरान से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों को उसने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। अब नाटो के बारे में देख लीजिए कि नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1950 को हुई थी। यहाँ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण क्या दिया गया था कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो स्थापना, इसकी स्थापना अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संघ, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य, शुरुआत में इसमें 12 संस्थापक देश शामिल थे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख देश थे। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना और पश्चिमी यूरोप देशों को सुरक्षा का आश्वासन देना था। वर्तमान में नाटो में कुल 32 सदस्य देश हैं। वर्तमान में नाटो में कुल कितने देश शामिल हो गए हैं, 32 सदस्य देश शामिल हो गए हैं। नाटो देखिए, अब यह है पश्चिम एशिया। मुख्य खेल यहीं पे हो रहा है दुनिया में कि जिस प्रकार से पश्चिम एशिया प्रभावित हो रहा है, आज भारत पूरी तरीके से प्रभावित है। आज की
करंट ताजा जानकारी यह है कि हिंदुस्तान में ना तो डीजल मिल रहा है ना पेट्रोल मिल रहा है, सिलेंडर तो बिल्कुल भी नहीं। सिलेंडर आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएंगे आज आपको उपस्थित नहीं है। क्या ये पूरी तरीके से जो हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, पूरी तरीके से व्यापार बंद है? मामला यहाँ हार्मुज जलसंधि का था, मामला यहाँ भूमध्य सागर का था और लाल सागर का था, लेकिन पूरी तरीके से हिंद महासागर भी प्रभावित हुआ और इसके बाद अरब सागर प्रभावित हुआ और सारे जो व्यापारिक सी पोर्ट्स थे पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर दुनिया में अगर व्यापार बंद हो जाएगा तो दुनिया की आपूर्ति जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो समस्या इस बात की क्या पश्चिम एशिया में जंग तेज होने के साथ साथ अगर पश्चिम एशिया में जंग हो गई तो दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर होगी और अरबों डॉलर का जो है, अरबों खरबों डॉलर के जोखिम का नुकसान उठाना पड़ जाएगा दुनिया को, देश को और विशेष तौर से मध्य एशिया में स्थित भारत को। तो समस्या इस बात की क्या इस अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है? तो बिल्कुल पूरी दुनिया प्रभावित होगी, क्योंकि ईरान के पास दुनिया का 20 से 25% डीजल, पेट्रोल, कच्चे डीजल वहीं से निकाले जाते हैं। तो यह दुनिया के सामने अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन के उभरेगा। अब दक्षिण एशिया में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, दक्षिण एशिया में इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, इन देशों को मिलाकर एक सार्क बना था, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन संगठन बनाया गया था। इसकी भौगोलिक विशेषताएं ये थी कि उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यह क्षेत्र नदियों, पहाड़ों, मैदानों, समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ लगभग 190 करोड़ लोग रहते हैं। दुनिया की लगभग 24% आबादी कहाँ रहती है? दक्षिण एशिया में। अब देखिए, ये खेल यहाँ पे हुआ है। ये देखिए, ये तुर्की है। तुर्की ने क्या कहा कि हमको, तुर्की चूंकि ब्लैक सी में है तो यहाँ से व्यापार का खेल हुआ। तुर्की ने अभी जानकारी दी कि नाटो के लिए कि नाटो जो है ईरान जो दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, तुर्की जो है ईरान के पक्ष में नहीं गया। इसके पहले तुर्की जितने खेल खेलता था वो ईरान के पक्ष में खेलता था, लेकिन अभी भी ये अमेरिका के साथ खेलने लगा, क्योंकि इसको मालूम है कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो अमेरिका हमारे लिए दिक्कत करेगा। तो उन्होंने इसी में तुर्की अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी स्थिति को मध्य एशिया में बनाए रखने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वो ब्लैक सी को सुरक्षित रखने के लिए पूरा खेल किया गया है। अब समस्या यहाँ पे आती है कि जो लेबनान सी और इजराइल वाला हिस्सा है, ये पूरा इजराइल पे जो है, चूंकि ईरान ने हमला किया, ईरान पे हमला किया इजराइल ने, और इजराइल पूरी तरीके से ईरान वाले हिस्से को, इस पूरे हिस्से को तबाह करने की कोशिश में लगा हुआ है कि हम पूरी दुनिया में, जिससे ईरान को दिक्कत किससे है? ईरान को दिक्कत इजराइल से, और इजराइल को किससे दिक्कत है? ईरान से। इन दोनों के बीच में जिस प्रकार से तनातनी है, उसमें कूद गया बीच में अमेरिका। खेल यहाँ अमेरिका का था ही नहीं, अमेरिका तो बाद में आया। ये खेल किसके बीच में था? इजराइल और ईरान के बीच में। यहाँ पे अमेरिका बाद में पहुंचा। अमेरिका के पहुंचने का मुख्य ये हुआ कि जिस प्रकार से जॉर्डन में और मन्नार में जिस प्रकार से उन्होंने अपने मिसाइल बम छोड़े, जिस प्रकार से उन्होंने इसके लिए कदम उठाए, रक्षा प्रणाली में ईरान से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया, और ईरान ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। और तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम अपने हवाई क्षेत्र पर किसी भी खतरे से बाज नहीं आएंगे, किसी भी खतरे को हम समझने के लिए जिम्मेदार हैं, कदम उठाएंगे। माना जा रहा है कि यह तुर्की स्थित इंसेलेस्टिक हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी वायुसेना को निशाना बनाकर दागी गई थी। तुर्की ने पिछले सप्ताह शुरू युद्ध से पहले अमेरिका ईरान वार्ता में मध्यस्थता की कोशिश की थी। उसने पहले कहा था कि जिस प्रकार से अमेरिका दुनिया के सामने अपनी प्रस्तुतिकरण दे रहा है, वो पूरी तरीके से ओमान और पर्शियन गल्फ और रेड सी से होते हुए दुनिया के व्यापार को रोक देगा। और तुर्की भी ये चाहता था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के सपोर्ट में आया है, जिस प्रकार से तुर्की पहले भारत के पक्ष में था, लेकिन चूंकि जब बांग्लादेश वाला मैटर हुआ था, क्रिकेट वाला, तो बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। इसके कारण जो है दुनिया में जो है पूरी तरीके से बोल अंदर जाए तो पूरी तरीके से दुनिया के सामने अपना प्रस्तुतिकरण कर दिया था। अब मसला यहाँ पे आया कि अफ्रीका किस तरीके से छूटा रहा दुनिया के सामने। अफ्रीका को इस मसले से कोई लेना देना नहीं। मामला पूरी तरीके से पश्चिमी एशिया का है। अगर पश्चिम एशिया प्रभावित होगा तो दुनिया प्रभावित होगी, अरेबियन सी प्रभावित होगी, हिंद महासागर प्रभावित होगा और भारत भी प्रभावित होगा। आज की कंडीशन जिस प्रकार से बना रखी है, चाहे वो अब नाटो रक्षा प्रणाली क्या कर, नाटो रक्षा प्रणाली को ना तुर्की से लेना देना, ना फ्रांस से, ना ब्रिटेन से, सब अपने अपने व्यापार के लिए परेशान है। अब बात है कि तुर्की पूरी तरीके से ब्लैक सी से घिरा हुआ है, तो ब्लैक सी से घिरने के कारण उसको ये पता चल गया है कि अगर हमको दुनिया में माल बेचना है तो हमको सिर्फ ब्लैक सी का उपयोग करना है। ईरान सोच रहा है कि हम हार्मुज जल संधि का उपयोग कर लेंगे। भारत को पता है कि हम हिंद महासागर और अरब सागर से खेल करेंगे। मसला यहाँ फंस गया है किसका? इजराइल का, तुर्की का और फ्रांस का। और बीच में इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसने अदा कर दी है? अमेरिका ने। अमेरिका का इसमें कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका यहाँ बीच में भी नहीं था, ना 13 में था ना तूफान में था, लेकिन उसने फिर भी ईरान एशिया के पश्चिम भाग की सीमा देखिए कई देशों से मिलती है। स्थल सीमा कितने देशों से? तो ईरान 7 देशों की सीमा लगती है। कौन कौन सी? पश्चिम इराक है जिससे सीमा लगती है, फिर उसका तुर्की है, फिर अजरबैजान है, फिर आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक है, यानी ईरान 7 देशों की भूमि सीमा मिलती है। और जो समुद्री सीमा मिलती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के कारण ईरान की समुद्री सीमा किससे मिलती है? देखिए, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड एमिरेट्स है, ओमान है। ठीक है, ये समस्या इस बात की है। तो समस्या इस बात की नहीं, समस्या इस बात की क्या ईरान
क्या ईरान दुनिया के सामने अपने स्वरूप को इसी तरीके से प्रस्तुत करेगा? ठीक है, तो ये एक दुनिया की जो आबादी है, जिस प्रकार से दुनिया के सामने देश के नागरिकों की सुरक्षा का मसला उठा है, अब ये बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। समस्या इस बात की कि ईरान अपने आप को अगर स्वतंत्र घोषित करने में सक्षम नहीं है, ईरान अगर अपने आप की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो अमेरिका या इजराइल उसको मिलकर तबाह कर देंगे। ये बात सच है। अमेरिका और इजराइल यही चाहते हैं कि हम तबाह करेंगे और हम पूरी तरीके से व्यापारिक मार्गों को, चाहे वो हार्मुज जल संधि हो, चाहे वो लाल सागर हो, चाहे वो भूमध्य सागर हो, पूरी तरीके से खेल करेंगे। और मुस्तफा खामनेई वो अपने बाप के, अपने पिताजी के बदले लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, चाहे ईरान रहे और दुनिया के सामने मिट जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।